हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। थोड़ी टेक्निकल रीजन के कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अगेन वुड लाइक टू स्टार्ट विद द न्यू सेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपका अगेन अपना अमित सर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बेसिकली, so first of all we need to talk about the balance sheet and profit and loss account. So as per the schedule 3 of the Companies Act 2013, it deals with the balance sheet and profit and loss account. So basically balance sheet और profit and loss account को समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए, basically we are talking about the statement. So when I say statement, so it is not an account. So what is the difference between a statement and account? स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? स्टेटमेंट डजंट हैव डेबिट एंड क्रेडिट, बट एज फार एज द अकाउंट्स आर कंसर्न उसमें डेबिट एंड क्रेडिट 100% होता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट हम यहां मैं डिवाइड करता हूं। वैसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू डिवाइड द स्टेटमेंट इन टू पार्ट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, statement of profit and loss account हम बनाते हैं, and in order to understand the position statement, when I say position it means the financial position of the company that is being reflected through the balance sheet. तो ये दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। The Companies Act was passed in the year 1956, लेकिन updated 2013 as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। आज आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट आप कर रहे हैं, ये सेम बैलेंस शीट इज बीइंग डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट for the company also. तो सेम बैलेंस शीट आज हम पढ़ने वाले हैं। Let's start with this. So ये फॉर्मेट स्टार्ट हो गया, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, एंड नाउ द बैलेंस शीट स्टार्ट्स। सो देखो, बैलेंस शीट जो हमने क्लास 11th वगैरह में करा था, सेम बैलेंस शीट है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, बिकॉज कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी में शेयर्स वगैरह होते हैं, एंड इसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल तरीके बताने वाला हूं, इसको पहले हम समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट। इसके अंडर में क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे में क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इसको लर्न करने के लिए तरीका क्या है? श्री राम मंदिर। What is the tarika for this? What is the method for this? So S stand for share capital, R stand for reserve and surplus, and M stand for money received against share warrants. Right? Next है जो ये first head हो गया, shareholders fund. These are the main heads. Second main heads is share application money pending on allotment. ठीक है? Next, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप समझो कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। Non-current liabilities and current liabilities are the liabilities, but timing का difference होता है। Non-current liabilities is meant for more than a year, and as far as the current liabilities is concerned, it is less than or within a year। मतलब एक साल के अंदर या एक साल तक होता है, उसको हम current liabilities बोलते हैं। So this is the basic difference, and similarity क्या है? Similarity ये है कि ये दोनों liabilities हैं। तो बेसिकली ये सिबलिंग्स है, ये बड़ा भाई हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज और छोटा भाई क्या हो गया? करंट लायबिलिटीज, राइट। सो ये सिबलिंग्स हो गए, ये बड़ा भाई हो गया और ये छोटा भाई हो गया। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ये बड़े भाई और छोटे भाई को लर्न कैसे करेंगे, अब तरीका समझिए। इसमें मैं आपको दो तरीका दे रहा हूं, बाय वन गेट वन फ्री टाइप। तो इसमें मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं। देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो यहां हमने क्या सीखा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इसका छोटे भाई में क्या हो जाएगा? ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ये जो छोटे भाई में क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो इसमें क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया। यहां मैं मार्क भी कर देता हूं, थोड़ा सा यहां मैं मार्क कर लेता हूं। ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो यहां क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बिल्कुल सेम। ठीक है। थर्ड का देख लीजिए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड में यहां देख लीजिए अदर करंट लायबिलिटीज। डी का देख लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये देख लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैंने क्यों कहा? सिबलिंग होते हैं। जब सिबलिंग है तो डेफिनेटली बहुत सारी क्वालिटी मिलेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी क्वालिटी मिल जाएंगी, कुछ क्वालिटी नहीं भी मिलेंगी। जैसे आपने देखा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहां डिफरेंट है, अलग है, और यहां ट्रेड पेबल्स दोनों में डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वालिटीज हैं वो दोनों सिबलिंग्स के मिलती हैं, राइट। तो इसको लर्न करने का एक तो तरीका यह हो गया कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहां आप ए में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स।
सी में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहां अदर करंट लाइबिलिटीज, यहां लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपने कर लिया विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि नॉन करंट लाइबिलिटीज ये है और ये आपका करंट लाइबिलिटीज है। और एक तरीका जो मैंने बताया था वो तरीका और समझते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीके की बात हम करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक और हो सकता है, मतलब इसमें दो तरीके मैं बता देता हूं आपको। एक होता है एलडॉल, ठीक है। तो एलडॉल में सीधा सीधा हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लेकिन इसको और भी अच्छे से आप देखना चाहते हो तो इसमें यह हो सकता है एलटीबी डू एलटीपी। क्या मैं बोलना चाहता हूं? एलटीबी डू एलटीपी। नाउ एलटीबी स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D stand for deferred tax liabilities, O stand for other long term liabilities and LTP stand for long term provisions। तो आपने क्या सीखा? LTB do LTP। करंट लाइबिलिटीज को समझने का तरीका क्या? बड़ा सिंपल सा इसको समझने का तरीका क्या हो सकता है? स्टॉप, स्टॉप, ये स्टॉप हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है स्टॉप, STOP। एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टी का मतलब ट्रेड पेबल्स एंड ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज एंड पी का मतलब प्रोविजंस। तो आपने क्या सीखा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो लर्न करने का तरीका क्या है? स्टॉप, राइट। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के लिए लर्न करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं आपको बताऊं, नॉन करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। पहले हम इसको फिक्स एसेट बोलते थे, मतलब इसके नीचे जो डिवीजन होती थी उसको हम लर्न करने के लिए हम क्या बोलते थे? फंड लो, FNDLO। नाउ दिस फिक्स एसेट्स एज पर द लेटेस्ट चेंजेस, जो पहले हम फिक्स एसेट बोलते थे, नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ज्यादा चेंज नहीं है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ऑल्सो योर फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, फिक्स एसेट्स के दो डिवीजन होते हैं, एक टेंजिबल एसेट होता है और एक इनटेंजिबल एसेट होता है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है कि जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी फेल्ट, व्हिच कैन बी टच इज अ टेंजिबल एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स की मैं बात करूं तो इनटेंजिबल एसेट्स कांट बी सीन, can't be touched but it can be felt। so basically in short मैं बताऊं कि जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको tangible asset बोलते हैं, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है उसको हम intangible asset बोलते हैं। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो these are the good example of intangible assets। now what is the difference between the tangible assets and capital work in progress? just take an example। tangible assets में मैंने यहां एग्जांपल क्या लिया? आपकी मान लो ऑफिस की बिल्डिंग, दिल्ली में आपका ऑफिस है और आपकी ऑफिस की बिल्डिंग यहां रेडी है जहां आप काम करते हो। तो बेसिकली दिस कम्स अंडर द टेंजिबल एसेट्स। नाउ यू वांटेड टू एक्सपैंड योर बिजनेस, और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो हो बैंगलोर में भी हो, राइट। और बैंगलोर में हो तो उसके लिए आप एक ऑफिस की बिल्डिंग आपने साइट ले लिया और उसको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे है, अभी तक उसकी फिनिशिंग नहीं हुई है। तो यू कैन कॉल हियर दैट बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सो दिस इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब यहां जो बिल्डिंग है which comes under tangible asset, मतलब इसका बेसिकली ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये हमारा फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन ये सेमी फिनिश वर्जन जो उसका होता है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है, उसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो और वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपने मार्केट में रिलीज कर दिया है, तो डेफिनेटली उसका पेटेंट बिलोंग्स टू यू। लेकिन कुछ और सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसका आपने पेटेंट तो अभी नहीं करवाया क्योंकि वो अभी आपने रिलीज नहीं करा है, बट डेफिनेटली जब भी वंस यू आर गोइंग टू रिलीज, उससे पहले आप अपने नाम से उसका क्या कर लेंगे? पेटेंट करवा लेंगे। सो दैट इज द इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स का करंट इन्वेस्टमेंट का डिवीजन वैसे ही होता है जैसे हम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का करते हैं, राइट। सो करंट एसेट इज मेंट फॉर
विद इन अ ईयर और इक्वल्स टू ईयर, और नॉन करंट एसेट जो होता है विच इज मोर देन अ ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। तो डेफिनेटली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, राइट। और करंट एसेट जो होगा वो 1 साल के लिए होगा या 1 साल से कम के लिए होगा, उसको हम करंट एसेट्स या करंट, यहां मैं करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 तरह का फिर से हो सकता है, जहां डिवीजन हमने नहीं दिखाई है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं इसको और ब्रीफ में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। First one is called trade investment and second one is called non-trade investment. Suppose if the firm has a surplus fund and the fund is, the company is going to invest somewhere, और company अपने ही business में invest कर लेती है, that is called trade investment. लेकिन company किसी और company के shares को खरीद लेती है, so that is called non-trade investment. The investment by the help of surplus amount in the own company, in the origin company, is called trade investment, and the investment is made out in other company is called non trade investment. So non current investment के नीचे में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है deferred tax asset। अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, कुछ चीजें जो मैं मार्क करके देता हूं वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, देखो लोन जब भी होता है तो लोन का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। एक्चुअली हम भी तो लोन दे सकते हैं, तो उसको हम एक्चुअली लॉन्ग टर्म लोन के साथ साथ एक और टर्म ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका लर्न करने का तरीका क्या हो गया, फंड लो। सिंस यहां फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो एफ की जगह आप पी भी यूज कर सकते हो। तो पहले फंड लो था, तो आप क्या कर सकते हो, पी एंड डी एल ओ आप ऐसे कर सकते हो, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा है, ये देख लीजिए। CIT CSO, where C stand for current investment, I for inventories, T for trade receivable, C for cash and cash equivalent, S for short term loans and advances and O for other current assets। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं अभी। उससे पहले मैंने जो बताया आपको, इसका एक फटाफट गुरु मंत्र आपको दे देता हूं, तो कैसे इसको लर्न करते हैं। और इसमें हम जब भी लर्न करेंगे तो ये सेंटेंस के साथ साथ इसको भी हम फोकस करेंगे, आपके एकदम फिंगर टिप्स पे। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 होगा। तो सेंटेंस क्या है, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। सो शोर शराबा नहीं चलेगा, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए एस, इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए एस, राइट, अंडरलाइन कर लिया। इसका भी फर्स्ट लेटर एस, इसका भी फर्स्ट लेटर एन, इसका फर्स्ट लेटर सी, इसका फर्स्ट लेटर एन एंड इसका फर्स्ट लेटर सी। अब सोच रहे होगा सर क्यों मार्क करा रहे हो आप, बहुत सिंपल है बेटा। एस का मतलब, पहले एस का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा एस का मतलब क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। एन का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज। सी का मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। एन का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स। और सी का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स। तो हुआ ना ये टोटल, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। अब इसको कैसे हम और भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं, तो देखो ये फर्स्ट लेटर तो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, सी फॉर करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब शेयर होल्डर्स फंड को लर्न करने का तरीका मैंने आपको पहले अभी बताया, उसमें तरीका क्या है, श्री राम मंदिर। तो वेयर एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपके इवैल्यूएटेड नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं है, डेफिनेटली मैं आगे थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इसको। एन का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी मैंने समझाया आपको, इसको लर्न करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो एलडॉल मैंने आपको बताया, और दूसरा क्या बताया, परफेक्ट तरीका एलटीबी डू एलटीपी। सो एलटीबी स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड एलटीपी स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलेगा मतलब करंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉप। स्टॉप कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका क्या है, फंड लो। सो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। नाउ as per the latest changes, fixed asset is being replaced by plant and machinery equipment, plant
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आई मीन विद द न्यू टर्म। तो उस कंडीशन में आप फंड लो मैंने बोला तो ये पीएनडी लो आप कर सकते हो। और करंट सी फॉर करंट एसेट्स, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया CIT CSO। सी स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। ठीक है, सो दिस इज द वे। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये शोर को लर्न करने के लिए मतलब शेयर होल्डर्स फंड को लर्न करने के लिए SRM, नॉन करंट लायबिलिटीज को लर्न करने के लिए LTB डू LTP, करंट लायबिलिटीज को लर्न करने का तरीका है स्टॉप, नॉन करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका है फंड लो, राइट, या एज पर द लेटेस्ट टर्म F इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय P, एंड करंट एसेट्स का लर्न करने का तरीका है CIT CSO। ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत आपको हेल्प करने वाला है इसमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की जब मैं बात कर रहा हूं, ये किस हेडिंग के नीचे आता है, तो इसका मेन हेड जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है। इसके नीचे क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ये एक्चुअली नहीं पूछा जाता लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा दूंगा आपको। सो शेयर कैपिटल के लिए सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। अभी हमने कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर 2-3-4 सेशन में मैंने करवाया था, उसमें यू आर अवेयर विद दिस। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फोर्थ इज शेयर्स अलॉटेड और फुल्ली पेड अप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Next one is shares allotted as fully paid up by way of bonus shares. Next is calls unpaid by directors and officers. Next is share forfeited amount. So these are the 6-7 condition. ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 6-7 मेजरली कंडीशन शेयर कैपिटल के अंदर में आते हैं। Now we are talking about the reserve and surplus. So reserves क्या होता है आपको पता है, reserve is an appropriation of profit. Now what do you mean by the term appropriation? Appropriation का मतलब होता है when there is an appropriate amount of profit, then only we can create a reserve, right? So कितने तरह के reserve हो सकते हैं, आपने कुछ reserve के नाम already सुने होंगे। कंपनी अकाउंट्स में जैसे कैपिटल रिजर्व, इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने सुना था, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अदर रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व देख सकते हैं, टैक्स रिजर्व देख सकते हैं, सब्सिडी रिजर्व देख सकते हैं, एमलगमेशन रिजर्व देख सकते हैं। एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हेन आई से बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट शेयर फोरफीचर, आई एम सॉरी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन सपोज इफ दे हैव गिवन यू डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेफिनेटली ये उसका उल्टा होगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर प्रॉफिट, तो डेबिट बैलेंस क्या हो सकता है बेटा, लॉस हो सकता है। तो जब भी आपके पास लॉस गिवन होगा तो क्या करोगे, तो जब भी आपने रिजर्व्स को सम अप कर लीजिए एंड उसमें से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को माइनस कर दीजिए। तो इसमें मैंने एक नोट भी दे दिया है कि द डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल ऑफ रिजर्व्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका प्रॉफिट है और डेबिट बैलेंस आपका लॉस है, राइट। नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। जैसे मैंने यहां मार्क कर रखा है, आगे आपको समझ में आएगा कि ये सब आपके सिलेबस में जो नहीं है उसको मैंने यहां मार्क कर रखा है स्टार से। तो बेसिकली इसमें दो कंडीशन है, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट रिफंडेबल, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। नॉन करंट लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया, इसको लर्न करने का तरीका LTB, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके बेस्ट एग्जांपल डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ LTB। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अगेन नॉट इवैल्यूएटेड। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो जैसे ट्रेड पेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, प्रोविजन प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की मैं बात करूं तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज, राइट। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो सकता है, लेकिन सपोज उसका पीरियड स्पेसिफाइड हो तो नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कम्स अंडर द करंट लायबिलिटीज, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ इट इज मेंट फॉर मोर देन एन अकाउंटिंग ईयर, तो आप उसको भी यहां
लिख सकते हो अंडर दिस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैटेगरी। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो करंट लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था इन ऑर्डर टू लर्न दिस, इसके मेन हेड्स को लर्न करने के लिए स्टॉप वुड बी द राइट वर्ड। सो वेयर स्टॉप का मतलब, पहला एस का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टी का मतलब है ट्रेड पेबल, ओ का मतलब है अदर करंट लायबिलिटीज एंड पी का मतलब क्या है, प्रोविजन, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जैसे लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है बड़ा सिंपल सा है, जो एक साल से ज्यादा के लिए होता है और जो एक साल से कम के लिए होता है, यही डिफरेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल की मैं बात करूं तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर द टू एंड द बेस्ट एग्जांपल। अदर करंट लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, उसकी भी बात हम करेंगे और वो अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करूं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, प्रपोज डिविडेंड आ गया। सो दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस। मैंने क्या क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया एंड प्रपोज डिविडेंड आ गया। सो दिस कुड बी द बेस्ट एग्जांपल, राइट। नाउ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को लर्न करने के लिए मैंने क्या बताया, फंड लो, वेयर एफ कैन बी रिप्लेस्ड by as per the latest standard it can be replaced by property plant and equipment, right। तो इसमें tangible assets हो गया जिसकी physical appearance होती है, example is land, building, plant, equipment, furniture, fixtures, vehicles, office equipment, बहुत सारे ले सकते हो लेकिन मैंने इतने ही लिए। इंटेंजिबल एसेट्स की मैं बात करूं तो गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के का देखें तो ऑफिस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यहां देखो आपने बिल्डिंग जो है ये बन चुकी है और इसमें ऑपरेशन स्टार्ट है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो दिस कम्स अंडर द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जैसे पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, अभी डेवलप हुई नहीं है, विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, ये डेवलप्ड हो रही है, तो अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोसेस है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की बात उसके अंडर में कैटेगरी में रखेंगे इसको। नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने सीखा था फंड लो, तो हमने बात कर ली है, एफ की बात कर ली, अब हम एन की बात कर रहे हैं, राइट। सो एन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज मत होना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी मैं जो चीजें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ली है वही मैं करंट इन्वेस्टमेंट में भी लेने वाला हूं, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज मेंट फॉर मोर देन अ ईयर एंड करंट इन्वेस्टमेंट इज मेंट फॉर विद इन अ ईयर और लेस देन अ ईयर। डेफर्ड टैक्स एसेट अगेन स्टार मार्क है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अदर नॉन करंट एसेट्स की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल would be the best example for this। और जब भी मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करूंगा तो डेफिनेटली वो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल which is meant for more than a year, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो एक साल से ज्यादा के लिए है, that comes under this। now moving to the next, करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था लर्न करने का तरीका, इसके लिए लर्न करने का तरीका बताया था CITCSO, where C stands for current investment, I for inventories, T for trade receivables, C for cash and cash equivalent, S for short-term loans and advances, O for other current assets। So let's talk about the current investment। वही चीज सेम चीज मैंने लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ये इसका टाइम पीरियड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, goods acquired for trading, stores and spares and loose tools are the best example of this। ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ दो चीजें, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है इट इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो ऑलरेडी कैश में है और इसको जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये मैं बोलूं आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। जब क्लास 11th में आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करते थे तो उसमें आपने देखा होगा करंट एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। पहला करंट एसेट्स जो एक साल के लिए होता था, 0 to 12 months
12 मंथ्स के इक्वल हो सकता है या 12 मंथ से कम हो सकता था। दूसरा, लिक्विड एसेट्स आपने सीखा होगा। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो 0 to 3 मंथ्स होता है, मतलब 90 डेज के लिए, तो उसी को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। उसमें आपका कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, बैंक ड्राफ्ट आ गया। सो दीज आर सम ऑफ द गुड एग्जांपल अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें, डेफिनेटली द लोन विच इज गिवन फॉर अ पीरियड इक्वल्स टू 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं। अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, सो दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। तो ये आपका करंट एसेट्स का था। लर्न करने का तरीका वही CITCSO, राइट। नेक्स्ट 7 हो गया कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो कंटीजेंट लायबिलिटी विच आर नॉट फिक्स्ड बाय नेचर, जिसको कंपनी एक्नॉलेज नहीं करती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है जो कभी कभी पूछा जाता है कैपिटल कमिटमेंट्स। द बेस्ट एग्जांपल इज अनकॉल्ड लायबिलिटी। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स मार्क्ड विथ दिस इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड इन एग्जामिनेशन, ओनली एंट्री इन द आइटम लिस्ट इज टू बी चेक्ड। इसलिए मैंने आपको ये जहां जहां ये मार्क था उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के आपके पास स्टेटमेंट होते हैं, एक आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा आपका पोजीशन स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो बैलेंस शीट होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, जिससे हमारे को प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। ओके, सो इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो statement of profit loss account, statement of profit loss, it is a statement prepared to show the result. So it is a statement, so it is not an account. Business operation during an accounting period, it shows the operating performance of a company during the accounting period. A statement of profit and loss of company is prepared as per the format prescribed part 2 of schedule 3 of the Companies Act 2013. ठीक है, अब इसका ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट आपको मैं वैसे बताऊं तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे मैं आपको लॉजिकल बताऊं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। जैसे क्लास 11th की बात करते हैं, तो क्लास 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता था। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था, एंड दैट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू योर फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज योर बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और नेट लॉस होता था कैपिटल में सबट्रैक्ट करते थे। ये मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं। इसमें आप देखो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो दो तरह के हमारे पास एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। सो बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस और इनकम, राइट। सो ये जो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप इसको प्रिसाइजली बोल सकते हो, बिजनेस के जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और बिजनेस के जो रेवेन्यू इनकम होते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन से ही आपका प्रॉफिट, दिस इज योर इनकम, सो इन दोनों के कंपैरिजन से ही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। एंड दैट इज द रीजन कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलोज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की जब भी मैं बात करूंगा, सो देयर इज नो मैचेस एट ऑल, कोई भी क्रिकेट मैच नहीं, कोई भी फुटबॉल मैच नहीं। मैच का मतलब होता है कंपैरिजन, वेयर यू कंपेयर योर रेवेन्यू इनकम विद द एक्सपेंसेस, एंड वी सिंपली नो दैट इफ द इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, सिंपली वी कैन हैव अ प्रॉफिट। लेकिन इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। तो एक बार इसको ब्रीफली समझते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है, और इससे हमारे को बेटर क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है रिलेटेड विथ बिजनेस, जो एक्सपेंसेस होता है वो रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस बोलते हैं। इस एक्सपेंसेस को हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। मैंने क्या कहा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड एज रिलेटेड विथ बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब इसको हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। और एक होता है नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस, जिसको हम नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, राइट। सिमिलरली जो इनकम होता है, ये भी दो तरह का इनकम हो सकता है, एक हो सकता है रिलेटेड इनकम, एक हो सकता है रिलेटेड इनकम, मतलब रिलेटेड इनकम को अगेन हम ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे हमारे को मिलता है। और दूसरा हो सकता है नॉन रिलेटेड इनकम, मतलब नॉन रिलेटेड बिजनेस इनकम भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब जिसमें हमारा बिजनेस डील नहीं करता, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स। तो बेसिकली हमारा जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का है, हम डे टू डे बेसिस पे एसेट्स को सेल नहीं करते, लेकिन उस एसेट्स को कभी हमारे को सेल करना पड़ा,
मे बी उसकी हम अपग्रेड कर रहे हैं तो उसको सेल करना पड़ा, एंड इफ वी फाइंड सम प्रॉफिट तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉन रिलेटेड इनकम। और उसमें लॉस हो गया तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ योर नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब ये जो रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस है इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, रिलेटेड इनकम में भी दो तरह के इनकम हो सकते हैं, डायरेक्ट इनकम और सेकंड है इनडायरेक्ट इनकम। थोड़ा डेप्थ जा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छी क्लैरिटी आने वाली है, बहुत अच्छी क्लैरिटी आने वाली है। सो डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फिर से समझोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैं यहां ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकता है, एंड दूसरा एक्सपेंस क्या हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हो सकते हैं। तो ये तो पूरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का मैंने यहां आपको यहां फॉर्मेट में बता दिया। अब देखो ये जो डायरेक्ट इनकम है, दिस डायरेक्ट इनकम का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सेल्स। इफ दिस डायरेक्ट इनकम इज कंपेयर विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट इनकम क्या हो गया, सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। So if the direct income is compared with the direct expenses and we find कि if the direct income is greater than the direct expenses, then this is your gross profit. Reverse condition में definitely loss हो सकता है। अब इस gross profit में से if you could subtract the indirect expenses, if you could subtract the indirect expenses और if you could add the indirect income, जो आप indirect income को add कर लेते हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने सबट्रैक्ट कर दिया, यू विल कम टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट। रिवर्स होगा, डेफिनेटली लॉस होगा, लेकिन मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इफ यू कुड ऐड इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑलराइट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट कर देते हैं और नॉन ऑपरेशनल इनकम को आप ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। रिवर्स कंडीशन होगा तो नेट लॉस भी बन सकता है, राइट। तो इस फॉर्मेट में सिंस इसमें कैसे पॉसिबल था, क्योंकि हम अकाउंट फॉर्मेट में करते थे, तो बेसिकली डेबिट साइड को हम एक्सपेंसेस मानते थे और क्रेडिट साइड को हम इनकम मानते थे, एंड द इनकम इज इजीली कंपेयर विद द एक्सपेंसेस का टोटल एंड वी कैन इजीली असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जैसे देखते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां कोई अकाउंट नहीं है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, एक वर्टिकल डिवीजन होता है। तो पहले जो करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में, वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है और ये क्या है, वर्टिकल डिवीजन है। तो मतलब एक के बाद एक होता है, तो इसमें हम प्लस माइनस यूज करते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसमें हम जो प्लस माइनस यूज कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए समझने के लिए। इसको मैंने मान लिया टीम ए, राइट। ये आपकी रेवेन्यू इनकम को, मैंने पूरे रेवेन्यू इनकम को टीम ए मान लिया। जिस रेवेन्यू इनकम में डायरेक्ट इनकम है आपका, इनडायरेक्ट इनकम है आपका और नॉन रिलेटेड इनकम है, इसको मैंने रेवेन्यू इनकम को ए मान लिया, टीम ए। एक्सपेंसेस को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैंने इसको बी मान लिया। एंड सपोज इसमें मैं थोड़ा सा आपके लिए यहां लिखता हूं, तो सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉफिट, और सपोज इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन देयर इज अ लॉस। और ये जो प्रॉफिट और लॉस कौन सा होगा, तो ये नेट होगा। ये क्या होगा, नेट होगा। सो नेट प्रॉफिट और ये होगा आपका नेट लॉस की बात करें, ठीक है। अब इसको समझते कैसे इन्होंने एक्युमुलेट कर दिया है। मतलब इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका रेवेन्यू इनकम के जितने भी तीन प्लेयर्स हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और नॉन ऑपरेशनल इनकम को एक साथ खड़े होने हैं। तो कैसे होंगे, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनकम, इसी को हम सेल्स बोलते हैं। अदर इनकम की जब भी मैं बात करूंगा तो इट इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट इनकम एंड नॉन ऑपरेशनल इनकम। तो डायरेक्ट इनकम आपका ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम की बात करें तो यहां आपने इनडायरेक्ट के लिए मैं आई यूज कर लेता हूं और नॉन ऑपरेशनल इनकम के लिए मैंने नॉन
ऑपरेशनल इनकम जो है यहां ऐड कर दिया। तो देखो कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को साथ में ऐड कर लिया है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक इन ट्रेड है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस पार्शली, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस भी आएगा जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट में आ जाएगा, और सैलरी भी आ जाएगा जो आपका ऑफिस से रिलेटेड है, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में कंसीडर करते हैं। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, ये हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। और अदर एक्सपेंसेस जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी यहां लिख दिया। नाउ इफ द टोटल ऑफ दिस टीम A is greater than the expenditure, simply we can have a profit, और उस प्रॉफिट में गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। उसमें से आपने गवर्नमेंट को क्या करना है, टैक्स पे करना है। इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा, क्योंकि यहां फाइनेंस कॉस्ट ले लिया मैंने, तो इंटरेस्ट कम्स अंडर दिस। तो ये हो गया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स जब पे करोगे, सो दिस शुड बी योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गई। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है बेटा, बहुत सिंपल, इसके लिए भी तरीका बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। दिस इज द लॉजिक, ये जो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और उसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या लगाएंगे, तो हमारे घरों में आरओ होता है, एम आई करेक्ट, हमारे घरों में आरओ होता है। सो आर का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ का मतलब क्या हो गया, अदर इनकम, ठीक है। जब घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सीपीवीसी की पाइप लगती है, यहां मैंने इसको सीपीसी बना दिया, सीपीसी विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF और डू, आरओ सीपीसी विथ इफेक्ट फ्रॉम को हम WEF लिखते हैं, एंड डू DO। अब इसका मतलब देखते हैं, तो आर का स्टैंड फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ का मतलब अदर इनकम, C stand for cost of material consumed, P stand for purchase of stock in trade, C for change of inventories and work in progress, ठीक है। E stand for employees benefit expense, F for finance cost, D for depreciation and amortization, and O for other expenses। तो आपने देखा ये जो RO है, this is your team A, right? CPC with effect from do, this is your team B। So while comparing you find कि A is greater than your B, तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इसको मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम को प्लस करके ये मेरा आ गया टोटल रेवेन्यू, जिसको मैंने यहां A मान लिया। सो हियर A इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस B, सो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एक सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट ऑन योर टैक्स लायबिलिटीज। सो ये जो अमाउंट आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आया है, इसके ऊपर वो जो परसेंटेज गिवन होगा वो आपने यहां से रिड्यूस करना है, एंड इसके बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है, ये पहले जरूर ध्यान से देखिएगा, देन ओनली यू कैन एबल टू कोरिलेट विद दिस, नहीं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये समझने का अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेसिस मैंने बताया है, और ये लर्न करने के लिए, क्योंकि आपको एज इट इज ही बनाना है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कोई डेफिनेशन होता है बाय समवन, तो आप इसमें कॉमा भी नहीं चेंज कर सकते, उसी तरह यहां भी आपको एज इट इज ही लेना है। तो इसको लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया, आरओ सीपीसी विथ इफेक्ट फ्रॉम डू, ठीक है बच्चों। सो आई एम श्योर कि ये आपके अब फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।